हेलो साथियों, तो विश्व भूगोल एक ही सेशन में देखना है। इसके पहले भी मैं कई सेशन कर चुका हूं, जिसके माध्यम से ब्रह्मांड और सौरमंडल ये सारी बातें वहां पर बताया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वन लाइनर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण ये सेशन होने वाला है। और यहाँ पर जैसे कि हनुमान जी का ये आपको आकृति से संबोधित भी किया गया है। अभी आपको बताया जाएगा कि हनुमान जी के बेटे का क्या नाम था, और ये आपको मकर रेखा कर्क रेखा से संबंधित करके वहीं से बताया जाएगा। तो वीडियो पर बने रहिए और पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सर्वप्रथम जानते हैं, ये आपका सूर्य हो गया, ये आपका सूर्य हो गया, सन हो गया। यहाँ से कलर चेंज कर लेते हैं। तो जो सन के सबसे करीबी है वो आपका बुध है। कौन सा? बुध है। उसके बाद आ जाएगा तो ये शुक्र हो जाएगा। ये सारे सेशन आपको इसी चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। वो वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में पड़ा है। तीसरे क्रम पर जो होगा ये पृथ्वी हो जाएगा। उसके बाद मंगल हो जाएगा, मंगल। उसके बाद ये बड़ा सा आपको बृहस्पति, ये सबसे बड़ा भी है, और सबसे छोटा जो ग्रह है वो बुध है और बृहस्पति। इसके बाद यहाँ पर रिंगा जैसा बना है तो इसको बोलोगे शनि। उसके बाद अरुण, अरुण, और यहाँ पर वरुण, वरुण। सबसे अधिक दूरी पर कौन है? वरुण। और सबसे बड़ा कौन सा है? बृहस्पति। सबसे छोटा आपका बुध है। तो ये सूर्य से दूरी के अनुसार इनके क्रम हो गए। आप 2-4 बार पढ़िए, उसके बाद ये याद हो जाएगा। जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और क्या? वरुण। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और क्या? वरुण। ये दूरी के अनुसार, सूर्य के दूरी के अनुसार एक ग्रह है। ग्रह वर्तमान में देखा जाए तो 8 है, और 9वां जो ग्रह था वो यम था। अब वो ग्रह की श्रेणी में नहीं है। अब बात किया जाए बिग बैंग थ्योरी का, तो बिग बैंग जो सिद्धांत था उसके लगभग 13.8 अरब वर्ष पूर्व वर्तमान ब्रह्मांड एक अत्यधिक सघन एवं अत्यधिक उच्च ताप वाले एक एकल सूक्ष्म का पिंड हुआ करता था। क्या हुआ करता था? पिंड अथवा बिंदु के रूप में वो था, जिसे आप सिंगुलेटरी कहा गया है। इस पिंड को एक महाविस्फोट के पश्चात ब्रह्मांड का प्रसार प्रारंभ हुआ, जो अनवरत अभी तक ये जारी रहा। मतलब एक मान चलो एक पिंड था, उसमें महाविस्फोट हुआ, उसी को बिग बैंग थ्योरी के अनुसार माना गया है। ये लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले की बात है। जो विस्फोट सिद्धांत है बिग बैंग थ्योरी, ये किससे संबंधित है? ये इम्पोर्टेंट है, स्टार लगाकर लिख लो। तो ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। क्या? महाविस्फोट सिद्धांत जो थ्योरी है ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। यदि ऐसा पूछा जाए कि जो तारों का रंग है ये किसका सूचक है, तो उसके ताप का सूचक है। जो तारों का रंग होता है, सूर्य भी आपका ये तारा ही है। सूर्य आपका तारा ही है। ये नज़दीकी सबसे बड़ा तारा, चमकीला तारा है। अब बात किया जाए कि पृथ्वी के सर्वाधिक निकट तारा कौन सा है, तो पृथ्वी के जो सर्वाधिक निकट तारा है आपका सूर्य ही है। ये आपको ध्यान रखना है। ये ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि पृथ्वी के सर्वाधिक निकट तारा कौन सा है, तो सूर्य ध्यान रखना। और हमारी आकाश गंगा जो दुग्ध मेघला है ये किस आकार की है? मतलब इसका आकार बता दो। तो ये आकार में अंडे आकार जैसा है। इसको आप सर्पिलाकार भी बोल सकते हो। कैसे? हमारे जो आकाश गंगा है दुग्ध मेघला, देखो यहाँ पर 2 क्वेश्चन। हमारी आकाश गंगा कौन है? दुग्ध मेघला। और ये किस आकार की है? तो ये अंडाकार है। कैसा है? अंडाकार है। आधुनिक जो खगोल शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो कोपरनिकस को माना जाता है। ये आपको इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसे लिखते जाइए। कोपरनिकस को क्या माना जाता है? आधुनिक जो खगोल शास्त्र का है उसे जनक माना जाता है। अब बात किया जाए पृथ्वी गोलाकार है, यह सर्वप्रथम किसने कहा? तो पाइथागोरस ने बोले कि पृथ्वी क्या है? गोल है। किसने बोले? पाइथागोरस वैज्ञानिक ने बोले कि पृथ्वी गोल है। पाइथागोरस आप प्रमेय भी पढ़े हो, जिसमें क्या होता है? समकोण होता है। ये ज़्यादातर आप ट्रिग्नोमेट्री में देखे हो, जिसमें कण का स्क्वायर लंब और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो अब बात किया जाए कि तारों की आयु किस पर आधार, मतलब किस आधार पर ज्ञात किया जाता है, तो ये तारों द्वारा जो मुक्त ऊष्मा के आधार पर ज्ञात किया जाता है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट में इसे लिख लीजिए।
पुनः मैं बोल दे रहा हूँ कि तारों की जो आयु होता है ये किस आधार पर ज्ञात की जाती है। तो तारों द्वारा जो ऊष्मा मुक्त होता है उसके आधार पर इसे ज्ञात किया जाता है। अब बात कर लिया जाए सूर्य से संबंधित जितने भी फैक्ट्स हैं, तो सूर्य से संबंधित आप फैक्ट जान लो। यदि ये आपकी पृथ्वी है तो सूर्य और पृथ्वी के बीच जो दूरी है वो आपका 14,95,97,000 और 900 किलोमीटर है। 900 किलोमीटर है, मतलब यदि इसको 60 में वैसा बोला जाए तो 14.96 करोड़ किमी है। कितना है? करोड़ किमी है, मतलब 14,95,97,900 करोड़ किमी है। यदि इसकी अधिकतम दूरी कहा जाए तो ये 15 करोड़ 21 लाख हो जाता है। 15 करोड़ 21 लाख हो जाता है। औसत दूरी कहें तो 14.96 और सबसे कम या न्यूनतम दूरी की बात किया जाए 14 ये आपका 70 हो जाएगा। देखिए 3 पॉइंट को आपको लिखना है। यदि औसत दूरी पूछे तो 14.96 करोड़ किमी और अधिकतम दूरी पूछे तो 15.21 करोड़ किमी और पृथ्वी से सबसे न्यूनतम दूरी पूछे तो 14.70 करोड़ किमी। ये आपको याद रखना है। यदि ऐसा पूछ ले कि सूर्य का व्यास क्या होता है तो ये त्रिज्या होता है किसी भी गोले का या वृत्त का, ये त्रिज्या होता है, पूरा इसका व्यास हो जाता है। तो व्यास की बात किया जाए तो सूर्य का जो व्यास है ये 13,92,000 किमी है, किलोमीटर है। तो सूर्य का व्यास क्या हो जाएगा? 13,92,000 किमी है। यदि आयतन की बात किया जाए तो ये पृथ्वी से 13 गुना अधिक है। पृथ्वी से 13 गुना अधिक है। और द्रव्यमान की बात किया जाए तो ये पृथ्वी से 3,32,000 गुना अधिक है। 3,32,000 गुना ये अधिक है इसका द्रव्यमान। किसका? सूर्य का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से 3,32,000 गुना है। जो मैं पॉइंट बोलता जाता हूँ एक एक पॉइंट को आप लिखते जाएंगे। यदि बात किया जाए जो तलीय गुरुत्वीय होता है तो पृथ्वी से 28 गुना ये अधिक है। जो पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण है तो उसका 9.8 क्या होता है? वो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अब बात किया जाए कि केंद्र का ताप कितना है तो पृथ्वी के केंद्र का ताप 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस ये पृथ्वी के केंद्र का ताप है। यदि बाहरी ताप पूछा जाए तो इसका 6000 डिग्री सेल्सियस है और इसी को फोटोस्फीयर ताप भी कहा जाता है या सतह का ताप भी कहा जाता है। तो 6000 डिग्री सेल्सियस ये आपका बाहरी ताप या फोटोस्फीयर ताप या सतह का ताप बोला जाता है। केंद्र का ताप पूछा जाए तो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। जो सूर्य के धब्बों का ताप होता है वो 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। यदि सूर्य की आयु की बात किया जाए तो ये 5 बिलियन वर्ष माना गया है। तो 5 बिलियन ये सूर्य की आयु माना गया है। यदि प्रकाश की चाल की बात किया जाए, प्रकाश की चाल की तो 3 × 10⁻, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 8 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। देखिए एक वैल्यू हो गया। और प्रकाश से निर्वात में भी गमन करता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3 लाख किमी प्रति सेकंड है दूसरा। तीसरा इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3 × 10⁵ किमी प्रति सेकंड, मतलब 3 वैल्यू हो सकता है। 3 × 8 मीटर प्रति सेकंड, 3 लाख किमी प्रति सेकंड और 3 × 10⁵ किमी प्रति सेकंड। अब इस बात को ऐसे समझ लो, इसके वेग से प्रकाश की जो गति है या चाल है या सूर्य के प्रकाश की गति जो है ये यही है। तो इस गति को ऐसे समझ लेते हैं, ये आपका सूर्य है, ये आपका पृथ्वी है, इसके एक उपग्रह है वो चंद्रमा है। तो सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। कितना? 20 सेकंड लगता है। कहीं कहीं पर ये 16 भी दिया रहता है। तो 8 मिनट 20 सेकंड यानी 500 सेकंड हो जाता है।
कितना हो जाता है, 6 × 8 = 48, 20 500, तो 500 सेकेंड हो जाएगा। ये आपका सन है, ये अर्थ है और ये मून है। अब पूछेगा यहाँ की दूरी पूछेगा, तो दूरी मैंने पहले ही बोल दिया कि 14.96 करोड़ किमी है, जो पृथ्वी से मतलब सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी है। यदि बात किया जाए चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी, तो 3,84,400 किमी है, 3,84,400 किमी है। अब चंद्रमा से पृथ्वी जो प्रकाश आता है कितने समय में आता है, 1.3 सेकेंड में, मतलब 1 सेकेंड से ज़्यादा, क्योंकि जो प्रकाश की चाल होता है, अभी मैं बताया प्रकाश की चाल यहाँ से देख लो कि 3 लाख किमी प्रति सेकेंड होता है। तो यहाँ पर देखिए ये आपका 3,84,000, मतलब 1 सेकेंड लगा 3 लाख को पूरा करने में, उसके बाद 84,000 है, मतलब 1 सेकेंड से थोड़ा सा ज़्यादा, तो 1.3 सेकेंड चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश आने में इस समय लगता है। और सूर्य को पृथ्वी तक आने में प्रकाश को कितना समय लगता है, 8 मिनट 20 सेकेंड। तो दोनों बात आप कंफर्म हो चुके होंगे कि सूर्य से पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकेंड और चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में 1.3 सेकेंड समय लगता है। ये बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी, मुझे संभावना है मैं आगे बढ़ सकता हूँ। तो आगे बढ़ता हूँ, तो हमारे आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 25 करोड़ वर्ष लगता है। कितना, 25 करोड़ वर्ष लगता है लगभग में। ये रहेगा हमारी जो आकाशगंगा है दुग्ध मेघला, जिसका आकार अंडाकार है, मैं पहले ही बोल चुका सर्पिलाकार है, उसके केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है, तो 25 करोड़ 1 वर्ष लगता है। अब बात किया जाए अगले पॉइंट का, तो अगले सूर्य की ऊर्जा किस क्रिया से उत्पन्न होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो नाभिकीय संलयन ये आपको ध्यान रखना है। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया द्वारा सूर्य की ऊर्जा क्रिया करके उत्पन्न करते हैं, ये ध्यान रखना है। तो नाभिकीय संलयन को आपको बराबर प्रॉपर तरीके से याद रखना है। अगला पॉइंट बात किया जाए, तो सूर्य से सबसे जो निकटतम स्थित तारे हैं पैक्सिमा सेंचुरी, इसकी दूरी कितना होगा, तो 4.24 प्रकाश वर्ष। चलिए अब एक प्रश्न बनता है कि प्रकाश वर्ष किसे कहोगे। तो एक वर्ष में जो प्रकाश की चाल होती है 3 लाख किमी प्रति सेकेंड, ये पूरे 1 वर्ष चल जाए तो इसी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो इसी को क्या बोलते हो, प्रकाश वर्ष बोला जाता है। और प्रकाश वर्ष ये दूरी का मात्रक है, आपको ध्यान रखना। एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या हो जाएगा, 9.46 × 10⁻15 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। ये अक्सर 9 में पढ़ाया जाता है, क्लास 9 में 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। किलोमीटर में कहेंगे तो ये 10/12 मीटर हो जाएगा, क्योंकि 3 इसमें घट जाएगा। तो यदि आपसे पूछा जाए कि ये दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है अथवा नहीं, प्रकाश वर्ष की बात किया जाए, प्रकाश वर्ष पुनः समझ लो, 1 वर्ष में प्रकाश की चाल जो 3 लाख किमी प्रति सेकेंड है, जितनी दूरी 1 वर्ष में तय कर जाएगी उसी को प्रकाश वर्ष बोला जाता है। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। अब बात किया जाए क्या यह दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है, प्रकाश वर्ष तो दूरी का मात्रक है, सीधा सीधा एक क्वेश्चन बना। उसके बाद तो दूरी का जो सबसे बड़ा मात्रक है वो पारसेक है। क्या है, पारसेक। और एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। क्या होता है, प्रकाश वर्ष। ये आपको ध्यान रखना है कि पारसेक ये दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है और 3.26 इसमें प्रकाश वर्ष होता है। चलिए अब आगे चलते हैं। तो किसी ग्रह का अपने अक्ष पर घूमने की जो प्रक्रिया होता है, देखो कोई भी ग्रह है 2 तरह से घूमता है। हमारी पृथ्वी है जो दिन रात होता है, घूर्णन गति के कारण होता है। पृथ्वी 2 गतियाँ होता है, एक परिक्रमा गति होता है, एक परिभ्रमण गति होता है।
और जिसको इंग्लिश में बोलते हो परिभ्रमण को रोटेशन, और इसको रिवोल्यूशन। ये ध्यान रखना, परिक्रमण तो जो घूर्णन गति होता है उसके कारण दिन रात होता है, जो परिक्रमा गति होता है उसके कारण मौसम परिवर्तन होता है। ये आपको ध्यान रखना है। मतलब किसी ग्रह का दो गतियाँ होता है, एक घूर्णन गति होता है, एक उसका परिक्रमा गति होता है। अब बात किया जाए कि ग्रह किसे कहोगे, तो ऐसे आकाशीय पिंड जो तारों का चक्कर लगाते हैं, तारा किसे बोलोगे? ये आपका सूर्य तारा ही है। तो ऐसे आकाशीय पिंड जो तारों का चक्कर लगाते हैं उसे ग्रह बोलते हैं। इसी में आपका बुध है। कौन सा? बुध है, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और क्या? वरुण। ये सब आपके क्या हैं? ग्रह हैं। और इसी ग्रह में जो आपका बाह्य ग्रह है वो बृहस्पति से वरुण तक है। मतलब बृहस्पति, शनि, अरुण और क्या? वरुण। ये 4 ग्रह आपके बाह्य ग्रह में आते हैं। आंतरिक ग्रह में बुध, शुक्र, पृथ्वी और क्या? मंगल, ये आ जाएंगे जो शुरुआती के हैं। यहाँ चाहे चित्र से देख लेना, शुरुआत में मैं बताया भी हूँ, प्रॉपर इस पर वीडियो भी पड़े हैं इसी चैनल पर, वहाँ से भी देख सकते हो। तो हम कहाँ थे? ग्रह किसे कहोगे? ऐसे आकाशीय पिंड जो क्या करें, तारों का चक्कर लगाए उसे ग्रह बोल दो। चलो ये ग्रह हो गए। लेकिन जो ग्रहों का चक्कर लगाए उसे क्या बोल दे? उपग्रह। जैसे पृथ्वी का उपग्रह क्या है? चंद्रमा है। और उपग्रह में अपना स्वतः का कोई प्रकाश नहीं होता है, वो किसी न किसी माध्यम से चमकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। यदि पूछा जाए कि पृथ्वी किन ग्रहों के मध्य स्थित होता है, तो पृथ्वी मैंने बताया बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो शुक्र और मंगल के बीच में क्या है? आप पृथ्वी है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि शुक्र और मंगल दोनों ही क्या हैं? इसके बीच में आपका अर्थ है, मतलब पृथ्वी है। यदि पूछा जाए कि आकाश में कितने तारामंडल हैं, तो 88 तारामंडल हैं। 88 तारामंडल है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी बात किया जाए कि घनत्व के अनुसार ग्रहों का जो क्रम होता है, तो सबसे ज़्यादा इनका जो क्रम होता है ये अवरोही क्रम में मैं बता रहा हूँ। अवरोही और एक आरोही। अवरोही का मतलब घटते हुए क्रम में, आरोही का मतलब बढ़ते हुए क्रम में। तो पृथ्वी सबसे ज़्यादा है, उसके बाद बुध आता है, उसके बाद शुक्र आता है। ये इसका मैं घनत्व बता रहा हूँ। सबसे ज़्यादा घनत्व किसका है? पृथ्वी का है। और उसके बाद बुध का है, उसके बाद शुक्र का है, उसके बाद मंगल आ जाएगा, उसके बाद वरुण आ जाएगा, उसके बाद बृहस्पति आ जाएगा, अरुण, उसके बाद शनि। यहाँ देखिए वरुण रखना। तो सबसे पहले पर कौन आएगा? पृथ्वी, उसके बाद बुध, शुक्र, मंगल, वरुण, बृहस्पति, अरुण और क्या? शनि। ये ध्यान रखना। सबसे ज़्यादा घनत्व किसका होता है? एक एक नंबर में लिख लीजिए। सबसे ज़्यादा घनत्व पृथ्वी का होता है और सबसे कम शनि का होता है। यदि पूछा जाए कि सूर्य से दूरी के अनुसार, तो सबसे पहले कौन सा ग्रह है? तो बुध है। और सबसे लास्ट में कौन सा है? वरुण है। ये सारी बातें मैं पहले ही वीडियो के माध्यम से साझा कर चुका हूँ, उसे आप देख सकते हैं। और बातें किया जाए तो पृथ्वी से संबंधित, अब पृथ्वी पर चलते हैं, तो आपका ये जो अर्थ है, पृथ्वी से संबंधित जितने भी तथ्य हैं इसे आप एक एक को लिखते जाइए। सबसे पहला तो इसका जो द्रव्यमान है ये 5.97 × 10⁻24 kg है, किलोग्राम है। इसका द्रव्यमान है। किसका? ये पृथ्वी का मतलब द्रव्यमान है। और पृथ्वी से, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में, ये मैं पहले ही बोल चुका हूँ, 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। और पृथ्वी का जो सबसे ऊंचा स्थल है उसको माउंट एवरेस्ट बोला जाता है। 8,848 मीटर है, जो कि नेपाल में स्थित है, माउंट एवरेस्ट की चोटी। तो समुद्र तल से स्थल की सर्वाधिक ऊंचाई पूछा जाए तो माउंट एवरेस्ट है। गहराई पूछा जाए तो 11,033 मीटर है। मैरियाना गर्त है जो कि प्रशांत सागर में स्थित है। यदि सागर की बात किया जाए तो 5 महासागर हैं। यदि आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। महाद्वीपों की संख्या 7 है। ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए।
एक एक बात को मैं बार बार रिपीट करने से क्या मतलब, आप बोल दीजिए, मैं पहले भी कई दफ़ा पढ़ा भी चुका हूँ। अब बात किया जाए, ये तो आपका पृथ्वी हो गया। पृथ्वी में मैं पहले ही बता दिया दिन रात किसके कारण होता है, घूर्णन गति के कारण, और इसमें जो मौसम परिवर्तन होता है परिक्रमा गति के कारण होता है। यदि बात किया जाए तो 71% इस पर जल है, 29% इस पर स्थल है, ये सभी को पता होना चाहिए। और भी बातें किया जाए तो बृहस्पति तथा शनि पर मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है, तो उस पर मुख्यतः हाइड्रोजन का H2O हो जाएगा। उसके बाद हीलियम, He, मीथेन की बात करें तो ये CH4, मतलब ये 3 गैसें मुख्यतः वहाँ पाए जाते हैं बृहस्पति और शनि पर। मीथेन को ही मार्स गैस बोला जाता है, आपको पता होना चाहिए। और नोटेड पॉइंट में कर लेना कि यदि सूर्य और पृथ्वी के मध्य दूरी की 1/4 कम हो जाए तो हमारे वर्ष की अवधि भी कम हो जाने की सबसे अधिक संभावना होगी। ये नोटेड पॉइंट में कहीं पर आप लिख सकते हो। यदि आपसे ऐसा पूछे कि वे 2 ग्रह जिनके कोई उपग्रह नहीं है वो कौन कौन से ग्रह हैं, उनके नाम बता दो, ये नोटेड पॉइंट में आप नोट कर सकते हो। बुध व शुक्र, इनके कोई उपग्रह नहीं है। तो बुध और शुक्र ऐसे हैं 2 ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है। उपग्रह का मतलब सैटेलाइट कोई नहीं है। तो यदि नोटेड पॉइंट की बात किया जाए तो एक और लिख लो कि जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधे पड़ती है, मतलब भूमध्य रेखा पर ये सीधी पड़ती हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो ग्रहों संबंधित कुछ फैक्ट आपको लिखा दे रहे हैं, यहाँ से आप लिख लेना ग्रहों संबंधित। पहला फैक्ट ये है कि सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, सभी को पता है, ये बुध है, सबसे छोटा भी है। और पृथ्वी से सबसे निकट जो ग्रह है तो वो शुक्र है, तभी तो इसे जुड़वा बहन और भी तरह तरह का बोला जाता है। सर्वाधिक जो गर्म ग्रह है वो कौन सा है, ये शुक्र ही है। जो सबसे अधिक गर्म ग्रह है, यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक गर्म हीट ग्रह कौन सा है तो आपका शुक्र ही है, क्योंकि इस पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 96% पाई जाती है। इसके पहले बुध है, लेकिन ये इतना गर्म नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित कौन सा ग्रह है, ये आपका वरुण है, ये सब तो कॉमन बात है। और सबसे बड़ा ग्रह की बात करें तो बृहस्पति है, सबसे छोटा की बात किया जाए तो बुध है, और सर्वाधिक घनत्व वाला बात किया जाए तो आपकी पृथ्वी है, अर्थ है, ये ध्यान रखना है। सर्वाधिक चमकीला ग्रह ये शुक्र ही है। सबसे अधिक चमकीला ग्रह कौन सा है, शुक्र है। लाल ग्रह किसे बोला जाता है तो मंगल को। इसके अलावा यदि पूछा जाए कि मॉर्निंग स्टार किसे बोला जाता है, मतलब भोर का तारा, तो ये आपका शुक्र ही है। एक एक पॉइंट को आप लिखते जाइए। शाम का तारा इवनिंग स्टार, ये भी आपका शुक्र है। इवनिंग स्टार बोल देने तो ईएस मतलब ये शाम का तारा, ये शुक्र ही है। पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र ही है, और जुड़वा ग्रह तो शुक्र ही है पृथ्वी का, ये ध्यान रखना। शुक्र के विषय में मैं 6 पॉइंट बताया। सर्वाधिक गर्म पृथ्वी से सबसे निकटतम शुक्र, और शाम का, भोर का, पृथ्वी का जुड़वा और बहन, ये सब क्या है, शुक्र ही है। इसके अलावा जो सबसे कम न्यूनतम भ्रमण करता है, न्यूनतम परिभ्रमण करने वाला, ये भी क्या है, शुक्र ही है। परिभ्रमण और समान परिभ्रमण तथा परिक्रमा करने वाला अवधि, मतलब दोनों घूर्णन गति और परिक्रमा गति, ये भी क्या है, शुक्र ही। तो शुक्र से इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। और ये पश्चिम दिशा में सूर्योदय होता है। किसमें, शुक्र में पश्चिम दिशा में सूर्योदय होता है। एक अरुण भी होता है। वे ग्रह ऐसे पूछ लेगा कि वे ग्रह जिस पर सूर्योदय पश्चिम दिशा में होता है, अपने यहाँ क्या होता है, पूर्व में होता है ना सूर्योदय, तो वहाँ पर क्या होता है, 2 ग्रह ऐसे हैं कि वहाँ पर पश्चिम में सूर्योदय होता है और पूर्व में सूर्य अस्त होता है। कौन कौन से हैं, तो शुक्र और अरुण, ये ध्यान रखना, शुक्र और अरुण ध्यान रखना, 2 ग्रह हैं। चलिए और भी बातें किया जाए तो पृथ्वी का जुड़वा बहन हो ही गया। अब आपको पूछेगा कि छल्ले वाला ग्रह
तो छल्ले वाला ग्रह जो है ये बृहस्पति, शनि, अरुण और क्या वरुण है, ये वलय युक्त ग्रह बोला जाता है। सबसे लंबे वर्ष वाला ग्रह कौन सा है, तो वरुण है जो सबसे अधिक दूरी पर है। सबसे छोटा वर्ष वाला ग्रह तो बुध है, ये ध्यान रखना है। सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह तो ये बुध है, दिन में मतलब रात में बहुत ठंडा, दिन में बहुत गर्म। सर्वाधिक उपग्रहों वाला तो ये शनि है, सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह तो ये शनि है, ध्यान रखना। और हरे रंग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है, ये अरुण है, ये भी आपको ध्यान रखना है। न्यूनतम परिभ्रमण वाला ये शुक्र मैंने बता ही दिया। पृथ्वी के समान अवधि वाला ये मंगल है, पृथ्वी के समान अवधि वाला ग्रह, तभी तो मंगल पर सभी लोग जा रहे हैं, मतलब वहाँ पर कोई लोग तो और ज़मीन भी ले लिए हैं ना। पृथ्वी के समान अच्छी झुकाव तो मंगल का ही है, किसका है, मंगल का। यहाँ अरुण लिख दिए हैं, चलो ठीक है, मंगल ध्यान रखना। पृथ्वी के समान अवधि वाला जो ग्रह है मंगल ही है, और समान झुकाव वाला भी मंगल है। और सर्वाधिक तीव्र गति से परिभ्रमण करने वाला आपका बुध है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, यहाँ से लिख लेना। और एक नोटेड पॉइंट कर लेना कि उत्तरी ध्रुव की खोज रॉबर्ट पियरे ने तथा दक्षिणी ध्रुव की, दो ध्रुव है ना अभी मैं बता रहा हूँ, वो दक्षिणी ध्रुव और एक उत्तरी ध्रुव। तो दक्षिणी ध्रुव की खोज एम्बर्डसेन द्वारा की गई, एम्बर्डसेन द्वारा, और रॉबर्ट पियरे, ये आपको दो लोगों का नाम याद रखना है। अब आगे बात किया जाए तो जीवन युक्त होने के कारण जो आपकी पृथ्वी है, ये जीवन युक्त होने के कारण किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो हरित ग्रह भी इसे कहा जाता है। पृथ्वी को और क्या कहा जाता है, हरित ग्रह भी कहा जाता है। जो पृथ्वी में मतलब बृहस्पति में वलय दिखता है वो किसका बना होता है, यदि आपसे ऐसा कुछ पूछता है तो सिलिकेट का बना होता है। जो बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, उसमें जो वलय होता है, रिंग होता है, वो किस पदार्थ से निर्मित होता है, तो सिलिकेट, ये ध्यान रखना, सिलिकेट से निर्मित होता है वो उसका वलय। अब आगे बात किया जाए तो जब एक महीने में 2 पूर्णिमा हों और दूसरी पूर्णिमा वाले चांद को क्या कहा जाता है, ये कॉमन बात है, सबको पता भी होना चाहिए कि जब एक महीने में 2 पूर्णिमा हो, सदैव ये समझ लो कि जो चंद्र ग्रहण होता है वो पूर्णिमा को ही लगता है, ये ध्यान रखना। तो एक महीने में 2 पूर्णिमा हो तो दूसरी पूर्णिमा वाले चांद जो होते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो ब्लू मून कहा जाता है। ब्लू मून, ये ध्यान रखना, ब्लू मून उसे बोला जाता है दूसरी पूर्णिमा को। तो टाइटन किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है, यदि आपसे ऐसा कुछ क्वेश्चन करता है तो शनि का ये सबसे बड़ा उपग्रह है। अरुण को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगभग कितना समय लगता है, तो 84 वर्ष, ये ध्यान रखना। अरुण को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगभग समय लगता है। यदि बात किया जाए कि जो मतलब गैलीलियो ने बृहस्पति के उपग्रहों की खोज किया तो ये किस सन में किया, तो 1610 में। आपको ऐसे भी पूछ लेगा कि बृहस्पति के उपग्रहों की खोज किस वैज्ञानिक ने किया, तो गैलीलियो, ये ध्यान रखना, गैलीलियो ये बृहस्पति के उपग्रहों की खोज किए और उस वैज्ञानिक का नाम था गैलीलियो। वे ग्रह जिनके चारों ओर वलय होते हैं, मैं पहले ही बोल दिया कि बृहस्पति, शनि, अरुण और क्या वरुण होता है। यदि आपसे पूछे कि सबसे बड़ा और चमकीला क्षुद्र ग्रह कौन सा है, तो सेरेस ये आपका क्या है, सबसे बड़ा और चमकीला क्षुद्र ग्रह है। सौर परिवार का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो ये टाइटन है, ये ध्यान रखना है, नोटेट कर लीजिए। यदि पूछे कि सूर्य के प्रकाश मंडल का तापमान कितना है, तो लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस है, ये बातें मैं पहले ही बोल दिया। चंद्र ग्रहण कब लगता है, वन लाइनर में ऐसा पूछता है, तो ये केवल पूर्णिमा को। कब लगता है, पूर्णिमा को। इसको ऐसे भी याद कर लो, चंद्र को सी से लिख लो, पूर्णिमा को पी से, मतलब CP याद कर लो, तब भी ये याद हो जाएगा कि चंद्र ग्रहण कब लगता है, तो ये केवल पूर्णिमा को लगता है। और इसका विपरीत वो सूर्य ग्रहण हो जाता है। अब बात किया जाए कि शांति का सागर किस उपग्रह पर स्थित है, तो शांति सागर
ये आपके चंद्रमा पर स्थित है। तो चंद्रमा पर शांति का सागर स्थित है। जो फोबोस और डिबोस ये किस उपग्रह के हैं? तो फिबोस और डिबोस ये मंगल ग्रह के हैं। यदि ऐसा पूछा जाए कि फिबोस और डिबोस ये किसके उपग्रह हैं, तो ये मंगल के उपग्रह हैं। ये बात आपको पता होना चाहिए। यदि ऐसा आपसे पूछे कि चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे से बातें क्यों नहीं सुन पाते या कर पाते? क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, उसके अभाव के कारण दो व्यक्ति वहाँ पर बातें नहीं कर सकते हैं। और यदि बात किया जाए पृथ्वी पर जी का मान कितना होता है, तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, जबकि यही चंद्रमा पर 1/6 हो जाता है। मतलब चंद्रमा पर जी का मान 1/6 हिस्सा होता है। मतलब 6 से भाग करके देख लो, 6 1 ये 6 और 3 6 6 36, 1.6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है गुरुत्वीय त्वरण। एक कैपिटल जी होता है, इसका मान सदैव क्या होता है? नियत होता है, जो कि मान होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर प्रति किग्रा स्क्वायर। चलो वो बातें बाद में, और इस पर ये वीडियो भी पड़े हैं, उससे देख लेना। चलिए, तो कैपिटल जी नियत रहता है, स्मॉल जी बदलता रहता है, ध्रुवों पर अधिक होता है, पृथ्वी के तल के ऊपर और नीचे जाने पर जी का मान घटता है, केंद्र पर जी का मान क्या होता है? 0 होता है। ये सबको पता होना चाहिए। यदि आपसे ऐसा पूछें कि सबसे जो चमकीला तारा है ये कौन सा है, तो सबसे चमकीला तारा मैं तो साइरस पहले ही बता दिया है, सेरेस, जिसको आप साइरस भी बोल सकते हो, साइरस। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डॉग स्टार, ये ध्यान रखना, डॉग स्टार बोला जाता है। या सौरमंडल का मतलब सबसे बड़ा और चमकीला क्षुद्र ग्रह भी है सेरेस, साइरस, ये चमकीला भी है। यदि आपसे बात किया जाए कि सूर्य ग्रहण कब होता है, तो केवल अमेस्वा को होता है, और चंद्र ग्रहण ये पूर्णिमा को होता है। यदि एक ही महीने में 2 पूर्णिमा पड़े तो दूसरी पूर्णिमा को क्या बोलेंगे? ब्लू मून। ये पहले मैं बता चुका हूँ। यदि बात किया जाए कि ब्रह्मांड में सबसे दूर स्थित तारा कौन सा है, तो एकारस है। कौन सा है? एकारस। ये ब्रह्मांड में स्थित सबसे दूर तारा है। यदि बात किया जाए कि तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है, तारों के मध्य, मान चलो 2 तारा है, इसके मध्य की दूरी ज्ञात करने की जो इकाई होता है वो प्रकाश वर्ष होता है, और ये दूरी का मात्रक है 1 प्रकाश वर्ष बराबर। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, बार बार वही बोलने से कोई मतलब नहीं है। चलिए अब बात करते हैं उल्का को क्या कहते हैं। तो उल्का, ये आपको अक्सर देखेंगे कि टूटता हुआ तारा को ही उल्का कहा जाता है, मेटोर बोलते हुए इंग्लिश में। तो उल्का, ये ध्यान रखना, टूटता हुआ तारा को ही उल्का कहा जाता है। यदि बात किया जाए ग्रहों या उपग्रहों की, तो ग्रह के जो उपग्रह हैं, तो पृथ्वी के 1 हैं। पृथ्वी के कितने हैं? 1 हैं। मंगल के 2 हैं, अभी मैं 2 का नाम भी बताया था, फोबोस और क्या? डेमोस। और बृहस्पति की बात किया जाए तो 79 है। शनि की बात किया जाए तो 82 है। अरुण की बात किया जाए तो 27 है। वरुण की बात किया जाए तो 14 है। 2 ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है। तो बुध और शुक्र ऐसे 2 ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है। तो ये बातें आपको ध्यान रखना है और एक एक बात को आप लिखते जाएं। अब बात किया जाए कि ये आपका ग्लोब है, यहाँ पर एक कर्क रेखा होता है, बीचों बीच ये आपका विषुवत रेखा जिसको भूमध्य रेखा, और ये नीचे मकर रेखा, यहाँ पर मकर रेखा के अंटार्कटिका और ये आर्कटिक बोलते हो। ये 66.5 होता है, 23.5 होता है, 66.5 और ये 23.5, ये 0 डिग्री, और ये भी 23.5 और ये 66.5। सभी का मैं नाम बोल दिया हूँ, नाम लिख लेना। ये आपका भूमध्य हो जाएगा, ये कर्क रेखा हो जाएगा, ये आर्कटिक और ये अंटार्कटिका, यहाँ पर आपका मकर रेखा। तो अभी मैंने बताया कि हनुमान जी के बेटे के क्या नाम था, शुरुआत में ही मैं पूछा था, तो मकरध्वज था हनुमान जी के बेटे को। अब उनका शादी नहीं हुआ था, फिर भी उनके बेटे थे, एक ऐसा था। इसको जानने के लिए अलग से सेशन वो आ जाएगा। तो अभी आपको जानना है कि भूमध्य रेखा, तो भूमध्य रेखा पर किरणें क्या होती हैं,
सीधी पड़ती हैं। जैसे जैसे आप इधर जाओगे ध्रुवों की, ये उत्तरी ध्रुव है और ये क्या दक्षिणी ध्रुव। मैं इसके पहले भी बताया था कि उत्तरी ध्रुव की खोज रॉबर्ट पियरी और दक्षिणी ध्रुव के एम्बर्ड सेन द्वारा किया गया था। सेशन में, इसी सेशन में किया गया है, उसे देख लेना। तो एक कर्क रेखा, मकर रेखा और क्या इस 7.5 और 0 से 5 उत्तरी और दक्षिणी जो होता है इसे शांत अक्षांश बोला जाता है। 5 डिग्री यहाँ, 5 डिग्री यहाँ, इसको क्या बोला जाता है? शांत अक्षांश बोला जाता है। यदि बात किया जाए दिन रात बराबर होने की घटना, तो दूसरा पेज लेते हैं। तो 23 सितंबर को ये क्या होता है? दिन रात बराबर होते हैं। 23 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं, ये ध्यान रखना है। और 21 मार्च को भी क्या होते हैं? दिन रात बराबर होते हैं। ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में, जब उत्तरी गोलार्ध में बड़ा दिन होगा तो उस टाइम यहाँ पर छोटा दिन होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो एक एक पॉइंट को मैं लेता हूँ। तो विश्व को संपूर्ण विश्व में दिन रात और जो बराबर होते हैं वो कौन सी तिथियाँ हो जाएगी? अब 21 मार्च और 23 सितंबर, ये कहीं पर आप नोट कर लो। मैं इसके पहले भी सेशन करके उसमें बताया हूँ कि दिन रात किस तारीख को बराबर होते हैं। तो 21 मार्च मतलब पूरे विश्व की बात हो रहा है, और 23 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं। वर्ष भर में दिन रात किस स्थान पर बराबर होते हैं? तो ये वर्ष भर मतलब भूमध्य रेखा जो होता है, यहाँ से देखिए, जो भूमध्य रेखा होता है यहाँ पर दिन रात बराबर होते हैं। इस रेखा पर क्या होते हैं? दूसरा कलर ले देते हैं। चलिए, इस रेखा पर क्या होते हैं? दिन रात बराबर होते हैं और प्रकाश यहाँ पर सीधे पड़ते हैं। और ये वाला क्षेत्र क्या होता है? बर्फ से ढका रहा, क्योंकि यहाँ पर ताप बहुत कम होता है और इस पर वर्षा बहुत अधिक होता है। भूमध्य रेखा पर वर्षा अधिक होता है, टेम्परेचर अधिक होने के कारण यहाँ के लोग काले भी होते हैं, ये आपको जानना आ गया चाहिए। और इस क्षेत्र में क्या होते हैं? ये ठंड पड़ती है। अंटार्कटिका पूरे बर्फ से ढका भी है, वहाँ पर कोई देश वश नहीं है। अब बात किया जाए अगला, तो कर्क संक्रांति के समय उत्तरी गोलार्ध के किस स्थान पर 12 घंटे का दिन होता है? तो विषुवत रेखा पर होता है। पृथ्वी अपने अक्ष के झुकाव का कोण कितना है? तो 23.5 डिग्री ये झुकाव का कोण है, ये ध्यान रखना। उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन किस तारीख को होता है? तो उत्तरी गोलार्ध का ये 12 दिसंबर होता है, ये ध्यान रखना। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? तो 21 जून होता है। उत्तरी गोलार्ध में हम सब हैं, भारत आपका उत्तरी गोलार्ध में है, तो सबसे छोटा दिन ये 22 दिसंबर। 25 दिसंबर से बड़ा दिन होने लगता है, ठीक। तो 22 दिसंबर ये ध्यान रखना, सबसे छोटा दिन। और उत्तरी गोलार्ध में जो सबसे बड़ा दिन है वो 21 जून को है, ये आपको ध्यान रखना है। यदि और बात किया जाए, थोड़ा सा कलर, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना तथा अपने अक्ष पर झुका होना, ये मौसम परिवर्तन का कारण है। मौसम परिवर्तन, जो आपका मौसम होता है, इसके परिवर्तन का कारण है। पृथ्वी पर झुकाव होता है, ये मौसम परिवर्तन, ये सब इसके झुकाव के कारण होता है। कभी आप देखे होंगे ग्लोब जो होता है वो सीधा सीधा नहीं बना रहता है, वो थोड़ा सा झुका होता है, वही झुके हुए बात को बोला जा रहा है। यदि बात किया जाए दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर। एक बात ध्यान रखना, देखो मैं उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, यहाँ मैं बताया कि 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन छोटा होता है और 21 जून को सबसे बड़ा होता है। 21 जून को बड़ा होता है। अब वही बात मैं दक्षिणी गोलार्ध में बोलूँ, दक्षिणी में तो सबसे बड़ा क्या होगा? 22 दिसंबर को, इसका अपोजिट हो जाएगा। और 21 जून को क्या हो जाएगा? सबसे छोटा हो जाएगा। 21 जून को सबसे छोटा हो जाएगा। ये कंफ्यूज मत रहना, हम सब भारत में रहते हैं, तो भारत में ये उत्तरी गोलार्ध में आता है। 82.5 डिग्री देशांतर है, जो कि GMT से 5.5 घंटे आगे है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ जो सबसे बड़ा दिन होता है वो 21 जून को होता है और सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को। जबकि दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होगा और 21 जून को सबसे छोटा दिन होगा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट में अब ऐसे समझ लो, उपसौर किसे कह रहे हो? चलो उपसौर, थोड़ा सा जल पी ले, एक मिनट। चलिए, बात किया जा रहा है उपसौर का।
तो पृथ्वी जब सूर्य से निकटतम दूरी पर होता है तो उसे उपसौर कहते हैं। ये 3 जनवरी की घटना होती है। किस जनवरी को? उपसौर। ये ध्यान रखना, उप को ऐसे लिखोगे तो 3 जनवरी को भी ऐसे लिख दोगे। तो ये याद करने का तरीका है, उपसौर 3 जनवरी को, अपसौर 4 जुलाई को। और 4 जुलाई को क्या होता है? पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी होता है उसे अपसौर बोलते हैं। देखिए अपसौर ऐसा कुछ है, उपसौर मतलब 3 जनवरी। उप को ऐसे लिखोगे, पहले 3 बनाओगे तभी उपसौर लिखोगे। तो 3 जनवरी और 4 जुलाई को ऐसे याद कर सकते हो। अब अपसौर और उपसौर आप भूलो ना, भूल जाते हो तो ये आपका दुर्भाग्य है। उपसौर का मतलब जब निकटतम होता है, अपसौर का मतलब जब अधिकतम होता है। क्या अधिकतम? पृथ्वी से सूर्य की दूरी। ये मैं पहले ही बोल दिया, 15.21 अधिकतम होता है और सबसे कम 14.70 ये सबसे कम होता है। तो उसी को उपसौर और अपसौर बोला जाता है। चलिए थोड़ा सा ग्लोब को और समझ लेते हैं। इसमें जो ऐसी रेखाएं होती हैं इसको क्या बोलते हो? अक्षांश बोला जाता है। और एक ऐसी रेखा होती है इसको क्या बोला जाता है? देशांतर बोलता है। इसको क्या? देशांतर। तो देशांतरों की संख्या कितना है? 360। 180 इस साइड, 180 इस साइड। अक्षांशों की संख्या ये 0 डिग्री है, ऊपर 90, यहाँ भी 90। तो एक ये रेखा ये टोटल मिलाकर 181 यदि भूमध्य रेखा को लेते हो तब। तो अक्षांश और देशांतर ये आपको समझ में आ गया। ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी। इसी को कर्क रेखा यहाँ बोलते हो 23.5 डिग्री, और 23.5 ये मकर रेखा। मकर रेखा से बताया कि हनुमान जी के बेटे का नाम मकरध्वज था, ये ध्यान रखना। 23.5 डिग्री ये दक्षिण में होता है, साउथ में, और ये नॉर्थ में कर्क रेखा होता है। जो आपका प्रधान यामोंतर है GMT, ग्रीनविच मीन टाइम, इसी से टाइम का निर्धारण होता है। जो आपका प्यारा इंडिया है 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर, ये आपका पूर्व हो जाएगा, ये पश्चिम हो जाएगा, और ये उत्तर, ये दक्षिण हो जाएगा। तो ये 5.5 घंटा आगे है, ये आपको ध्यान रखना है ये सारी बातें। और 2 देशांतरों के बीच की दूरी यदि पूछा जाए तो मैक्सिमम होता है 111 किलोमीटर, 111.3 किलोमीटर, सॉरी। 2 अक्षांशों के बीच यदि दूरी पूछा जाए तो 111 किलोमीटर होता है। अक्षांश से ऋतु परिवर्तन होता है, देशांतर से समय और तिथि का निर्धारण होता है। ये 2 पॉइंट आपको और लिखना है। अब बात किया जाए कि जो विषुवत रेखा है उस पर कौन कौन से देश हैं। देखो मैं एक क्वेश्चन और कर लेता हूँ, वह कौन सा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं? तो इसका मैं कई सेशन भी डाला हूँ, उसे देखना चाहो तो देख सकते हो। तो अफ्रीका महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं, कर्क, विषुवत और मकर। कर्क, भूमध्य और क्या? मकर, ये ध्यान रखना है। अब विषुवत रेखा से जो कुछ देश हैं, 13 देश गुजरते हैं, इस पर स्थित है। तो 13 देशों के नाम तो मैं अभी नहीं बताने वाला हूँ, लेकिन 13 देश आप ध्यान रख सकते हो। कर्क रेखा पर 18 देश, ये ध्यान रख सकते हो। मैप में देख लेना 18 देश कौन कौन से हैं। मैं कहूँ तो थोड़ा बहुत देश का नाम बता दूं। उसी कर्क रेखा में भारत भी आता है। भारत से भी 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरता है, ये आपको पता होना चाहिए। और मकर रेखा की बात किया जाए, देखो ये विषुवत हो गया, विषुवत से 13, कर्क से 18। और मकर रेखा की बात किया जाए तो इस पर 12 देश स्थित हैं। उसी पर आपका ऑस्ट्रेलिया भी मिलता है, मेडागास्कर, बोत्सवाना, चिली, पराग्वे, ये ब्राज़ील, अर्जेंटीना, ये सब उसी देश उसी रेखा पर मिलते हैं, मकर रेखा पर। यदि बात किया जाए विषुवत रेखा पर तो विषुवत रेखा पर इक्वाडोर, कोलंबिया, युगांडा, कांगो गणराज्य, इक्वाडोर, ब्राज़ील, केन्या, मालदीव, ये सारे देश वहाँ पर स्थित हैं। मैप में आप देख लीजिए। बाकी कर्क रेखा की बात किया जाए तो भारत, लीबिया, ओमान, माली, चाड, चीन, ताइवान, बांग्लादेश, सऊदी अरब, नाइजीरिया और मिस्र, म्यांमार, अल्जीरिया, बहामास, ये 18 देश हैं। 18 देश मैं नहीं बोला, फिर भी आप 18 देश मैप से देख सकते हैं। चलिए अब बात किया जाए कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सबसे निकटतम कौन सा जल डमरू है, तो बेरिंग जल डमरू है। कौन सा? बेरिंग जल डमरू है, ये ध्यान रखना। बेरिंग जल डमरू लिख नहीं रहा है, चलो
यदि अब बात किया जाए चट्टानों का वर्गीकरण, तो जो चट्टान का वर्गीकरण होता है वो आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित ये 3 प्रकार की चट्टानों का वर्गीकरण किया। जीवाश्म रहित चट्टान कौन सी है? तो आग्नेय चट्टान है। जीवाश्म रहित कौन सी चट्टान है? तो आग्नेय चट्टान को जीवाश्म रहित चट्टान बोला जाता है। काली मृदा का निर्माण किन चट्टानों के क्षरण से होता है? तो आग्नेय चट्टानों के क्षरण से काली मृदा का निर्माण होता है और इसमें कपास क्या बोला जाता है? कपास की खेती के लिए ये उपयुक्त होता है। गर्मी अधिक है, गला सूख रहा है ना। अब लिखते जाइए एक एक पॉइंट को। तो काली मृदा किसके लिए उपयुक्त है? तो कपास की खेती के लिए उपयुक्त है और ये आग्नेय चट्टान होता है, उसके क्षरण से होता है काली मृदा का निर्माण। यदि बात किया जाए संपूर्ण जो क्रस्ट के कितने प्रतिशत भाग पर अवसादी चट्टानें विस्तृत है? तो अवसादी चट्टान जो है ये 75% पर विस्तृत है, मतलब इसका विस्तार है। अब बात किया जाए कि रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति किन चट्टानों से होता है? तो आग्नेय और रूपांतरित दोनों चट्टानों के संयोग से होता है। संगमरमर किस चट्टान का उदाहरण है? तो संगमरमर की बात किया जाए तो ये रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है। चट्टानों के निर्माण में 8 जो प्रमुख तत्व हैं उसमें ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 46.8% है, सिलिकॉन है, एल्युमिनियम है, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और क्या? मैग्नीशियम है। यदि आपसे क्वेश्चन करें कि सर्वाधिक कठोर चट्टानें कौन सी है? तो रूपांतरित चट्टानें सर्वाधिक कठोर चट्टानें हैं। पृथ्वी के अंदर जो पिघले पदार्थ को क्या कहा जाता है? सबको पता होना चाहिए, मैग्मा कहा जाता है। पृथ्वी के अंदर जो पिघले पदार्थ को क्या बोला जाता है? तो मैग्मा बोला जाता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में लावा के ठोस होने से निर्मित चट्टान को क्या कहते हैं? तो प्लूटोनिक चट्टान बोला जाता है। ये ध्यान रखना, प्लूटोनिक चट्टान। जो ओजोस डेल सलाडो है, ये ज्वालामुखी किस देश में? तो अर्जेंटीना और चिली में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है कि ओजोस डेल सलाडो कहाँ स्थित है? ज्वालामुखी का उदाहरण है, तो अर्जेंटीना और चिली में स्थित है। यदि बात किया जाए कि ज्वालामुखी तो ज्वालामुखी में सबसे अधिक जलवाष्प निकलती है, ये आपको ध्यान रखना है, जलवाष्प। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड, उसके बाद नाइट्रोजन N2, यहाँ पर SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, उसके बाद निकलता है हाइड्रोजन। ये आदि गैसें निकलती हैं। यह देखा जाए तो सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी के कितने प्रकार होते हैं? तो 3 होते हैं। पहला होता है सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरा होता है सुषुप्त ज्वालामुखी और तीसरा होता है मृत ज्वालामुखी। कौन सा? मृत ज्वालामुखी। वैसे ज्वालामुखी जो लंबे समय से सक्रिय नहीं हुए किंतु भविष्य में कभी भी सक्रिय हो सकते हैं, उन्हें सुषुप्त ज्वालामुखी कहा जाता है। बाकी सक्रिय ज्वालामुखी जिससे लावा निकलता रहता है और मृत ज्वालामुखी जिससे लावा नहीं निकलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात किया जाए कि किस प्रकार के लावा में सिलिका की अधिक मात्रा पाई जाती है? तो अम्लीय जो होता है, अम्लीय लावा, उसमें सिलिका की अधिक मात्रा पाई जाती है। यदि बात किया जाए कि अंडमान निकोबार के जो नारकोंडम द्वीप है उस पर स्थित जो ज्वालामुखी है वो किस प्रकार का ज्वालामुखी है? तो सुषुप्त ज्वालामुखी है। कैसा है? सुषुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है, जो अंडमान निकोबार के नारकोंडम द्वीप पर स्थित है। और माउंट जो किलिमंजारो है, ये किस श्रेणी का ज्वालामुखी आता है? तो ये शांत ज्वालामुखी की श्रेणी में आता है, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ये आपको पता होना चाहिए। यदि बात किया जाए कि विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो किलाऊ है। और सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित कौन है? तो कोटोपैक्सी। ये ध्यान रखना, कौन सा? कोटोपैक्सी। तो सबसे जो सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है किलाऊ है, किलाऊ, जो कि हवाई द्वीप पर स्थित है। यदि बात किया जाए किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, मतलब लाइट पिलर ऑफ मैग्नीशियसी कहा जाता है? तो माउंट स्ट्रॉम्बोली
माउंट स्ट्रॉम्बोली, ये नाम सुने होंगे। इसको क्या बोला जाता है? प्रकाश स्तंभ बोला जाता है। यदि बात किया जाए कि ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ज्वालामुखी है माउंट सेंट हेलेंस, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, तो किलिमंजारो है। कौन सा है? किलिमंजारो है। यदि आपको पता हो तो दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च चोटी बोल दीजिए। मैं सेशन किया हूँ, वहाँ से देख भी सकते हो। उस चोटी का नाम बोल दो, है ना। चलिए, अब पूछा जाए यदि आपसे कि मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है, ये कहाँ स्थित है, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई द्वीप पर स्थित है। कौन सा? मौना लोआ सक्रिय ज्वालामुखी, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में हवाई द्वीप समूह में स्थित है। अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो माउंट एरब्रुस बोला जाता है, एरेबस बोला जाता है। तो ये ध्यान रखना, एकमात्र अंटार्कटिका का सक्रिय जो ज्वालामुखी है माउंट एरबुस इसका नाम है, और ये अंटार्कटिका पर स्थित है। अंटार्कटिका पर जीवन संभव नहीं है क्योंकि वो बर्फ से पूरा ढका हुआ है। यदि बात किया जाए कि ईरान जो कि ये एशिया का देश है, तो ईरान के दो प्रमुख मृत ज्वाला के नाम बता दो, तो देवबंद और कोह सुल्तान, ये दो यहाँ के मृत ज्वालामुखी हैं। यदि बात किया जाए कि ज्वालामुखी शंकु के ऊपर मिलने वाली जो कीपा आकार की होते हैं ऐसे, उसे गर्तानुमा आकृति को क्या कहते हैं, तो इसको क्रेटर बोलते हो। क्या बोलते हो? क्रेटर बोला जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। यदि बात किया जाए सबसे अधिक ऊंचाई पर, तो सक्रिय ज्वालामुखी की बात किया जाए तो कोटोपैक्सी है। मैं अभी पूछा भी था, तो कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? इक्वाडोर में, वहीं से इक्वाटर भी गुजरता है, इक्वाडोर। और इसकी ऊंचाई की बात किया जाए तो 5897 किलोमीटर है। दूसरे नंबर की बात किया जाए तो क्यूचेवस्का, जो कि रूस में है, 4688 है। ये आपको ध्यान रखना है। स्ट्रॉम्बोली, तो ये अभी मैंने बताया कि स्ट्रॉम्बोली को क्या बोला जाता है? प्रकाश स्तंभ बोला जाता है, जो कि इटली में स्थित है। अब बात किया जाए महाद्वीप का, तो 7 महाद्वीप हैं। कौन कौन से? फर्स्ट पर आता है एशिया, उसके बाद अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। तो ये इसी क्रम पर ये देश मतलब महाद्वीप भी हैं। सबसे बड़ा महाद्वीप तो एशिया, सबसे छोटा की बात किया जाए तो ऑस्ट्रेलिया है। एशिया का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? एक एक पॉइंट को मैं बोलता जाता हूँ, उसके बाद आप लिखते जाइए। एशिया का जो सबसे गर्म स्थान कौन सा है, तो ये है तीरात जवी, जो कि कहाँ स्थित है? इजराइल में है। लगभग ये 54 डिग्री सेल्सियस है। कहाँ है? 54 से 55 डिग्री सेल्सियस है। और विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, तो साइबेरिया, जो कि रूस में स्थित है। बारखोयास्क बोला जाता है, बारखोयास्क, जो कि साइबेरिया में मतलब रूस में स्थित है। यहाँ का ताप -45 डिग्री सेल्सियस होता है। अब बात किया जाए कि क्षेत्रफल एवं जनसंख्या दोनों की दृष्टि से विश्व में सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो अपना एशिया है। ठीक, ये ध्यान रखना है। क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से देखा जाए तो एशिया क्या है? सबसे बड़ा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया सबसे क्या है? छोटा है। अब बात किया जाए कि विश्व का सबसे गर्म स्थान जो डेथ वैली है, ये कहाँ स्थित है? डेथ वैली ये आपका उत्तरी अमेरिका में, अरे वही उत्तरी अमेरिका जो कनाडा और यूएसए पर 5 वहाँ पर झीलें हैं, महान झीलें हैं, है ना। उसे ध्यान रखना। सुपेरियर लेक, मिशिगन, एरी, ओंटारियो, है ना, ये सब झीलें वहाँ पर स्थित हैं। अब बात किया जाए कि दक्षिणी अमेरिका तथा उत्तरी अमेरिका की कौन सी नहर विभाजित करता है, तो पनामा नहर ये विभाजित करता है। ये ध्यान रखना, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को मैप से देख लेना, वहाँ सारी बातें कन्फर्म हो जाओगे। मैं सेशन भी किया हूँ, उसे भी देख लेना।
अब बात किया जाए महाद्वीप एक दूसरे से कौन पृथक करते हैं, तो प्लेट जो विवर्तनी होती है इस क्रिया द्वारा महाद्वीप एक दूसरे से पृथक हुए हैं। अब किस महाद्वीप की औसत ऊंचाई सर्वाधिक है, तो दक्षिणी ध्रुव मतलब अंटार्कटिका की, ये आपका अंटार्कटिका की औसतन ऊंचाई सबसे अधिक है। यदि पूछा जाए कि प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप एवं यूरेशिया का प्रायद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है, तो यूरोप सबसे क्या है, पैसे वाला भी है ना, सभी को लूट खाकर ये रखा भी है। यदि पूछा जाए कि अफ्रीका महाद्वीप से होकर कौन कौन सी रेखा गुजरती है, मैं तो पहले ही बोल चुका हूँ, विषुवत रेखा, कर्क रेखा और क्या, मकर रेखा, ये तीनों रेखाएं अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं। यदि बात किया जाए प्रति व्यक्ति भूमि उपलब्धता की, तो किस महाद्वीप पे सबसे ज़्यादा है, तो ऑस्ट्रेलिया। प्रति व्यक्ति मतलब जो भूमि उपलब्ध है वो ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा है, ये आपको पता होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा भी है। यदि पर्वत की अब बात किया जाए, तो वलन क्रिया के द्वारा ये पर्वत निर्माणकारी बल के कारण पर्वत का निर्माण हुआ है। विश्व में जो सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है वो इंडीज है, और ये इंडीज दक्षिण अमेरिका में स्थित है। इंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में, दक्षिण अमेरिका में। वहीं पर चील है, उससे चील खूब लगा भी है, और चील को कॉपर राजधानी भी या कॉपर के लिए वो जाना भी जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो विश्व में जो भी सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित है तो माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट 8,848। दूसरे क्रम की बात करें तो K2 आता है। देखो माउंट एवरेस्ट हो गया और K2 दूसरे नंबर पर आता है, 8,611 होता है। कंचनजंगा ये 8,500 इसका 86 है, सॉरी 8,611 तो K2 का है। उसके बाद कंचनजंगा का ये आपका 8,586 है। ये भारत की दूसरी क्या है, सबसे ऊंची चोटी है, पहली तो K2 ही है। अब बात किया जाए कि विश्व की अधिकांश ऊंचाई चोटियां जो हैं वो नवीन मोड़दार पर्वत की उदाहरण हैं, जैसे हिमालय भी नवीन मोड़दार पर्वत के उदाहरण हैं। और बात किया जाए कि भारत और म्यांमार के मध्य कौन से पर्वत सीमा निर्धारित करता है, तो ये बर्मीज और आराकाना योमा ये हिमालय का ही हिस्सा है, जिसको पाकिस्तान में सुलेमान भी बोला जाता है और नेपाल में सागर माथा बोला जाता है, ये ध्यान रखना। यदि देखो अब इम्पोर्टेंट ये है कि सभी महाद्वीप का आप एक एक चोटी बता दो। जैसे एशिया का तो माउंट एवरेस्ट है, ये सबसे ऊंची चोटी है। अफ्रीका का पूछे तो किलीमंजारो, एक एक पॉइंट को आप लिखते जाइए, किलीमंजारो। यूरोप का पूछे तो यूरोप का हो जाएगा माउंट एलब्रूस। मैं 2 बार बोल दे रहा हूँ, यहाँ पूरा नहीं लिखूँगा तब भी लिख लेना। देखो एशिया का माउंट एवरेस्ट, किलीमंजारो अफ्रीका का, यूरोप का माउंट एलब्रूस, उत्तरी अमेरिका का तो उत्तरी अमेरिका का माउंट डेनाली, ये ध्यान रखना, माउंट डेनाली। दक्षिणी अमेरिका का तो दक्षिणी अमेरिका का हो जाएगा एकांका गुहा। ऑस्ट्रेलिया का तो माउंट कोसिस्को। अंटार्कटिका का तो विंसन मैसिव, ये ध्यान रखना। चलिए अब बात किया जाए कि स्पेन और फ्रांस के मध्य कौन सा पर्वत सीमा बनाती है, तो ये पेरनीस उसके मध्य क्या सीमा बनाता है। और भी बात किया जाए तो वह स्थान जहाँ पर 25 सेमी से कम वर्षा होता है उसे क्या बोलते हैं, मरुस्थल बोला जाता है। विश्व का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है वो सहारा का है। यदि ठंडा देखा जाए तो अंटार्कटिका वाला है, ठीक, ठंडा देखा जाए तो अंटार्कटिका है। विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है, अपना थार मरुस्थल, जो कि राजस्थान इस क्षेत्र में स्थित है और ये भारत में स्थित है। थार का मरुस्थल ये सर्वाधिक जनसंख्या वाला
मरुस्थल है। ये आप एक एक पॉइंट को लिखते जाइए। गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? कौन सा गोबी मरुस्थल है, किस देश में स्थित है? तो ये देश का नाम है जो गोबी मरुस्थल है, ये मंगोलिया है। मंगोलिया है, मंगोलिया में ये गोबी मरुस्थल स्थित है। यदि आपसे पूछे कि रेग मरुस्थल कहाँ स्थित है, कौन सा रेग, हो सकता है फर्स्ट टाइम सुने भी हो, तो रेग मरुस्थल ये अल्जीरिया में है। कहाँ है? अल्जीरिया में है, ये ध्यान रखना। बाकी सेरिस मरुस्थल है, तो सेरिस मरुस्थल ये मिस्र में, इजिप्ट जिसको बोलते हो, वहाँ मिस्र काहिरा और मिस्र दक्षिण अमेरिका केप टाउन से लेकर काहिरा तक एक रेल मार्ग भी चलता है। वहीं पर नील नदी भी है, मिस्र नदी, मतलब मिस्र में ही काहिरा के पास से गुजरा है, ये ध्यान रखना है। यदि आपसे पूछे कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो थार का मरुस्थल ये दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। चलिए, यदि आपसे पूछें कि पृथ्वी का सबसे अधिक शुष्क क्षेत्र कौन सा है, तो अटकामा मरुस्थल है। अटकामा मरुस्थल ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है। यदि आपको देश के नाम पता हो तो वो देश के नाम भी बोल देना, मैं देश का नाम नहीं बोल रहा हूँ। यदि आपसे पूछे जाए कि जो घास के मैदान है विश्व में, जैसे स्टेपीज घास के मैदान, ये कहाँ पर स्थित है, तो एक एक पॉइंट को आप लिखते जाइए। स्टेपीज एक घास के मैदान एशिया और पूर्वी यूरोप में है, मतलब एशिया और यूरोप दोनों में स्थित है स्टेपीज। ये ध्यान रखना, 2 महाद्वीपों में स्थित है स्टेपीज। यदि पूछताछ की बात किया जाए, पूछताछ, तो पूछताछ आपका हंगरी में स्थित है। कहाँ? हंगरी में स्थित है। यदि आपसे पूछे कि बेल्ट कहाँ स्थित है, तो बेल्ट आपका दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। पंपास घास के मैदान में काफ़ी बार बोला हूँ कि ये दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील, अर्जेंटीना और उरुग्वे साइड में स्थित है। तो पंपास घास के मैदान, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं, तो कैंटरबरी बोलते हो, कैंटरबरी घास के मैदान, तो न्यूजीलैंड में। कहाँ? न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में है। पेरी घास के मैदान उत्तरी अमेरिका में। कहाँ? उत्तरी अमेरिका में। डाउन्स घास के मैदान तो ऑस्ट्रेलिया में, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी अब उष्ण कटिबंधीय जो घास के मैदान है उसकी बात किया जाए तो लानोस की बात आता है। लानोस कहाँ है? वेनेजुएला में। कहाँ है? वेनेजुएला में। यदि कंपोस्ट घास के मैदान करें तो ब्राज़ील में है, और ये दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश भी है। सवाना घास की बात किया जाए तो ये अफ्रीका में है। कहाँ है? अफ्रीका में है। एक एक पॉइंट को आप लिख लीजिए। ये सभी घास के मैदान जो भी यहाँ पर 3 बताए, ये सब उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं। अब बात किया जाए कि शीतोष्ण घास के मैदान जो यूरेशिया में, ये किस नाम से जाने जाते हैं, तो स्टेपीज मैंने अभी बताया, ये लिखाया भी। यदि सवाना घास का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है, तो ये अफ्रीका में है, इसे ध्यान रखना है। दक्षिण अमेरिका का जो वृक्ष रहित घास का मैदान है उसे पंपास घास के मैदान कहा जाता है। अब बात किया जाए घाटियों एवं पठार का, मतलब वैलेंस एंड प्लेन्स, समुद्र तल से तिब्बत के पठार की जो औसतन ऊंचाई हो 5 किलोमीटर है, ये ध्यान रखना है। छोटा नागपुर का पठार किस पठार के मतलब उदाहरण है, तो गुंबदाकार, ये पठार का उदाहरण है, गुंबदाकार के पठार का उदाहरण है। यदि बात किया जाए कि सबसे ऊंचाई पर स्थित, तो पामीर का पठार जो तिब्बत का पठार है, पामीर का पठार तिब्बत का पठार जो कि चीन में स्थित है। कोलंबिया का पठार पूछा जाए तो ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। और अनातोलिया का पठार पूछा जाए तो ये तुर्की में स्थित है। कहाँ स्थित है? तुर्की में स्थित है। शान का पठार म्यांमार में, शान का पठार ये म्यांमार में स्थित है। और यदि पूछा जाए कि गुआना पठार, तो वेनेजुएला, ये गुआना सूरीनाम इस साइड में स्थित है। चलिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। अब बात किया जाए कि कैस्पियन सागर किन किन देशों को सीमा स्पर्श करता है,
तो वो आप मैप से देखकर बता सकते हो, मैं यहाँ से वैसे बोल दे रहा हूँ। कैस्पियन सागर जो है अजरबैजान लिखते जाइए, मतलब जो कैस्पियन सागर है ये किसे किसे स्पर्श करता है, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और क्या, रूस। तो ये 5 देश हैं, इसे आप ध्यान रखना, कैस्पियन सागर से लगे हुए हैं। अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और क्या, रूस। यदि बात किया जाए कि बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा बनाता है, आप बांग्लादेश को ऐसे देख भी सकते हो, यहाँ पर ये आपका छुट्टो सो, ये भारत आपका हो गया, यहीं पर बांग्लादेश है, यहीं पर। तो ये स्थलीय सीमा बनाने वाला सबसे बड़ा क्या है, देश है, आप इसको नोटेट कर सकते हो। यदि ऐसा पूछा जाए कि 20 डिग्री उत्तरी समांतर रेखा किन 2 देशों के मध्य है, तो लीबिया और सूडान के बीच में है। इजराइल की सीमा किन किन 3 देशों से मिलता है, तो लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और क्या, मिस्र। तो ये ध्यान रखना, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और क्या, मिस्र। तो इजराइल की सीमा ये रखता है। यदि बात किया जाए कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश आते हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, आपको अफ्रीका का यहाँ चित्र होगा, चलो नहीं होगा तो कोई बात नहीं, ऐसे कुछ निकला है यहाँ पर। और यहाँ पर ये लाल सागर है, यहाँ बाब अलमंदे, यहाँ पर जिब्राल्टर जल संधि, उसके बाद भूमध्य सागर, उसके बाद यहाँ नहर के बाद यहाँ पर लाल सागर, फिर बाब अलमंदे दक्षिण सागर। तो इसी क्षेत्र को बोलते हो हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश हैं, इरिट्रिया लिखते जाइए, इरिट्रिया, सोमालिया, इथोपिया, जिबूती। आप मैप को साथ में रखिए तभी समझ में आएगा। तो ये कौन कौन से देश हुए, इरिट्रिया, सोमालिया, इथोपिया और क्या, जिबूती। ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जाने जाते हैं। यदि बात किया जाए तो जिम्बाब्वे जो है, इसको पूर्व में किस नाम से जाना जाता है, तो दक्षिणी रोडेशिया के नाम से जाना जाता है। रियो ग्रांडे नदी ये किन 2 देशों के मध्य है, तो मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका। यहाँ ऊपर क्या है, कनाडा, ये यूएसए, यहाँ पर मैक्सिको है। तो इस यहीं पर क्या है, रियो ग्रांडे नदी है और ये मैक्सिको और संयुक्त राज्य के मध्य सीमा बनाता है। यदि बात किया जाए विक्टोरिया झील, तो विक्टोरिया झील एक तंजानिया और युगांडा के मध्य, और इस पर भूमध्य रेखा गुजरती है। कौन सी रेखा, भूमध्य रेखा विक्टोरिया झील से गुजरती है। अब बात किया जाए तो 38 डिग्री जो समांतर रेखा होता है, देशांतर, वो उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के मध्य है। बाकी 49 ये आपका कनाडा और यूएसए के बीच में है, तो ये सबसे ज़्यादा बाउंड्री भी बनाता है, ये ध्यान रखना है। यदि बात किया जाए रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण, तो ये 15 अगस्त 1947 मतलब जब भारत आज़ाद हुआ, सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा किया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। यदि बात किया जाए डूरंड रेखा का, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है डूरंड रेखा। और मैकमोहन रेखा की बात किया जाए तो भारत और चीन के बीच में है। सर मैकमोहन ने एक समझौते के अंतर्गत भारत चीन सीमा को निर्धारित किया था। ये लगभग 700 मील का है, कितने का, 700 मील लंबी रेखा है मैकमोहन रेखा। यदि बात किया जाए रेड क्लिफ, तो भारत पाकिस्तान के मध्य था। 15 अगस्त 1947 को सर सिरिल रेडक्लिफ द्वारा निर्धारित किया गया था। रेड क्लिफ, रेड मतलब खतरा वैसे भी ये हर तरह से है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। यदि बात किया जाए हिडन वर्ग रेखा, तो ये जर्मनी और पोलैंड के बीच है, जर्मनी और पोलैंड के बीच। मैन रहीम रेखा तो सोवियत संघ और फिनलैंड के बीच है, सोवियत संघ और क्या, फिनलैंड के बीच में है। चलिए, यदि आपसे ये पूछा जाए कि कौन सा देश सूर्योदय के देश के नाम से जाना जाता है, तो जापान, ध्यान रखना, ये आपका सूर्योदय के नाम से जाना जाता है। यदि बात किया जाए कि दक्षिण अफ्रीका की संसद को क्या कहा जाता है, तो केप टाउन,
ये दक्षिण अफ्रीका की संसद को कहा जाता है। कांधारा नगर ये कहाँ स्थित है? तो अफगानिस्तान में ये कांधारा नगर स्थित है। यदि पूछा जाए सन सिटी अवस्थित है तो दक्षिण अफ्रीका में ये सन सिटी अवस्थित है। और भारत के किस राज्य को मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है? तो हिमाचल प्रदेश का एक खाज्जियार है, चंबा वाला खाज्जियार को, हिमाचल प्रदेश को ये मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है। यदि बात किया जाए कि मध्यरात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है? तो नॉर्वे, ये सभी को पता होना चाहिए, उत्तरी ध्रुव पर स्थित है। वह कौन सा देश है जिसे झीलों का वाटिका मतलब झीलों का देश कहा जाता है? फिनलैंड, ये आपको पता होना चाहिए। यदि ऐसा पूछे कि एंड्राइटिक की रानी किसे कहा जाता है? तो वेनिस को कहा जाता है। एंड्राइटिक जो सागर है और उसी की रानी मतलब ये इटली में है, ये ध्यान रखना। लॉन्गो का द्वीप किसे कहा जाता है? तो जांजीबार को लॉन्गो का द्वीप कहा जाता है। 7 पहाड़ियों का नगर रोम को बोला जाता है। 7 पहाड़ियों का नगर रोम को बोला जाता है। शाश्वत शहर रोम को ही बोला जाता है, शाश्वत शहर। यदि बात किया जाए नदियों का देश तो बांग्लादेश को बोला जाता है। बांग्लादेश को नदियों का देश बोला जाता है। नहरों का देश तो पाकिस्तान है, अपना प्यारा सा पड़ोसी है ना, तो पाक को नहरों का देश बोला जाता है। एम्पायर सिटी न्यूयॉर्क को बोला जाता है। न्यूयॉर्क को एम्पायर सिटी बोला जाता है। अंध महाद्वीप तो अफ्रीका को अंध महाद्वीप बोला जाता है। इससे तीनों रेखाएं गुजरती है, ये आपको पता होना चाहिए। विश्व की चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? तो क्यूबा को विश्व की चीनी का कटोरा कहा जाता है। सफ़ेद हाथियों की भूमि किसे कहा जाता है? तो थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों की भूमि बोला जाता है। यदि बात किया जाए हजारों झीलों की भूमि किसे कहा जाता है? तो फिनलैंड को झीलों का देश भी कहा जाता है। उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? जापान को बोला जाता है उगते सूर्य का देश। मध्यरात्रि के सूर्य का देश तो ये नॉर्वे हो जाएगा। कौन सा? नॉर्वे। यदि कंगारुओं का देश बोला जाए तो ये ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। दक्षिण का ब्रिटेन तो न्यूजीलैंड होता है। कौन सा? न्यूजीलैंड, ये दक्षिण का ब्रिटेन हो जाएगा। मोतियों का द्वीप तो बहरीन को बोला जाता है। बहरीन को मोतियों का द्वीप बोला जाता है। संसार की छत किसे बोला जाता है? तिब्बत का पठार को संसार की छत बोला जाता है। यूरोप का रोगी तुर्की को बोला जाता है। टर्की या तुर्की को यूरोप का रोगी बोला जाता है। यूरोप का अखाड़ा बेल्जियम को बोला जाता है यूरोप का अखाड़ा। चीन का सोंग मतलब होंगोक नदी बोला जाता है। नदी को पीली नदी उसी को बोला जाता है। और विश्व की रोटी का टोकरी पेरी घास के मैदान को, पेरिस जो घास के उत्तरी अमेरिका में है उसको विश्व की टोकरी बोला जाता है। कटोरे के नाम की संज्ञा दिया जाता है। अब बात किया जाए महासागरीय धाराओं का, तो जो प्रशांत महासागर है और आपका अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर, तो इसमें गर्म जो जल धाराएँ हैं उसको पहले देखते हैं, उसके बाद ठंडी जलधारा को देखते हैं। तो प्रशांत महासागर यहाँ लिख लेते हैं और यहाँ अटलांटिक और यहाँ हिंद, तो ये 3 कॉलम बनाकर आप लिख सकते हो। तो उत्तरी जो विश्वतीय जलधारा है ये गर्म जलधारा है। क्यूरेशिया, चलिए एक एक पॉइंट को लिखते जाइए। उत्तरी विश्वतरेखीय जलधारा ये प्रशांत महासागर में स्थित है, गर्म जलधारा है। क्यूरेशिया ये जापान की काली धारा भी इसे बोला जाता है और ये भी गर्म जलधारा है। उत्तरी प्रशांत प्रवाह ये भी प्रशांत महासागर में, इसको भी गर्म जलधारा के श्रेणी में रखा गया। अलास्का ये भी क्या है? प्रशांत महासागर में। सुषमा धारा ये भी आपका क्या है? गर्म ही है। सुषमा एक महिला का नाम समझ लो, और महिला क्या है? बहुत हीट है ना, मतलब बहुत अंगार है, कहते नहीं महिला बहुत अंगार है, वही हाल। सुषमा। दक्षिणी विश्वतरेखीय जलधारा ये भी क्या है? प्रशांत में ही है। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा ये भी क्या है? प्रशांत महासागर में। अब बात की है अंटार्कटिका महासागर का, तो उत्तरी विश्वतरेखीय जलधारा, दक्षिणी विश्वतरेखीय। फ्लोरिडा ये भी गर्म ही है, फ्लोरिडा। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट गल्फ स्ट्रीम जलधारा या खाड़ी की धारा ये अंटार्कटिका में स्थित है और एक गर्म जलधारा स्थित है। नॉर्वे की धारा ये भी आपको ध्यान रखना है। और प्रतिविश्वतीय रेखा
ये भी एल नीनो ये भी अटलांटिक महासागर में गर्म जलधारा है। अब बात किया जाए कि दक्षिण विषुवतीय जलधारा मतलब हिंद महासागर में, ये भी गर्म है। मोजाम्बिक, ये भी क्या है, मोजाम्बिक जलधारा, ये भी अगुलहास ये भी गर्म जलधारा है। ग्रीष्मकालीन मानसून प्रवाह, ये भी गर्म। मेडागास्कर, ये भी क्या, गर्म है। तो ये गर्म जलधाराएं हो गई। ठंडी जलधाराओं की बात किया जाए तो प्रशांत महासागर में क्यूराइल और कैलिफोर्निया, हम्बोल्ट, अंटार्कटिका, ओखोटाक्स। तो क्या क्या, क्यूराइल, कैलिफोर्निया, हम्बोल्ट और अंटार्कटिका, ये सब क्या हैं, ठंडी जलधारा है, ठंडी जलधारा है। चलिए अब बात किया जाए तो अटलांटिक में जो जलधारा है, अटलांटिक में तो पहले उनकी ठंडी जलधारा देखते हैं। तो लेब्राडोर, पूर्वी ग्रीनलैंड, इरमिंगर धारा, केनारी और फॉकलैंड धारा, ये सब क्या है, अटलांटिक महासागर में है। लेब्राडोर, पूर्वी ग्रीनलैंड, इरमिंगर धारा, केनारी धारा, फॉकलैंड धारा, ये आप धारा लिख लीजिए। उसके बाद हिंद महासागर की बात करें तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा, शीत मानसून प्रवाह धारा, सोमाली धारा, दक्षिणी हिंद महासागर धारा और अंटार्कटिका धारा। तो हिंद महासागर की ये ठंडी जलधाराएं हो गई। अब बात किया जाए यहाँ विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यहाँ से देख लेते हैं, नील। और चौड़ी की बात करें तो वो अमेजन हो जाएगी, बड़ी भी अमेजन हो जाएगी। विश्व का जो बृहत्तम डेल्टा कौन सा निर्धारित करती है, तो ये गंगा नदी। गंगा की लंबाई 25 किलोमीटर और यमुना इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। यदि बात किया जाए कि विश्व का जो विस्तृतम डेल्टा कहाँ बनता है, तो ये गंगा ब्रह्मपुत्र जो द्वार होता है उसी में वो बनता है। एशिया की जो मेकांग नदी है, चीन, म्यांमार, लाओस और थाईलैंड, वियतनाम देशों से प्रवाहित होकर ये गुजरती है। वोल्गा नदी कहाँ अपना पानी गिराती है, तो कैस्पियन सागर में वोल्गा नदी अपना जल गिराती है। अब नील नदी की बात किया जाए तो ये अफ्रीका महाद्वीप में विक्टोरिया झील से, कौन सी, नील नदी, ये अफ्रीका महाद्वीप में विक्टोरिया झील से निकलकर यह विश्व की सबसे लंबी नदी मतलब 6650 किलोमीटर, और ये आसवानबाद और नासिर झील इसी नदी पर स्थित है। अपना जल कहाँ, भूमध्य सागर में गिरा देती है। अब बात किया जाए अमेजन की, तो अमेजन नदी ये आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी और लंबाई में विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, 6400 किलोमीटर है। आयतन देखा जाए तो इसमें जल भराव सबसे ज़्यादा है। अब बात किया जाए मिसिसिपी, तो मिसौरी नदी ये उत्तरी अमेरिका की ये नदी है और ये विश्व का सबसे बड़ी नदी तंत्र बनाती है। पक्षीपात डेल्टा भी बनाती है। रियो ग्रांडे नदी की बात किया जाए, ग्रांडे, तो यह नदी संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको की बाउंड्री पर स्थित है। अब बात किया जाए सेंट लॉरेंस नदी का, तो सेंट लॉरेंस नदी ये विश्व का व्यस्ततम आंतरिक जल परिवहन मार्ग नियाग्रा जलप्रपात इसी नदी पर स्थित है, सेंट लॉरेंस नदी पर ही। कोलोराडो नदी, तो कोलोराडो नदी की बात किया जाए तो विश्व की सबसे प्रसिद्ध ग्रैंड कैनियन तथा हूवर बांध इसी नदी पर बनाया गया है, हूवर बांध इसी नदी पर बनाया गया है। अमूर नदी की बात करें तो ये अमूर नदी की बात करें तो ये चीन और रूस की सीमा पर बनाती है। अगली बात किया जाए डीनोब नदी, तो डीनोब नदी जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलकर ये अब यूरोपीय देश की राजधानी बेलग्रेड से होते हुए ब्लालेस्टिया, बुखारेस्ट, बुडापेस्ट, वियना से गुजरते हुए काला सागर में गिरती है। अब बात किया जाए मेकांग नदी, तो मेकांग नदी ये दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी है। और वोल्गा नदी की बात किया जाए तो ये वल्दाई पहाड़ी से निकलकर
कैस्पियन सागर में अपना जल गिराती है और ये यूरोप की सबसे लंबी नदी है। नाइजर नदी की बात किया जाए तो ये गिनी की खाड़ी में गिराने वाला एक तेल नदी के नाम से प्रसिद्ध है। उसके बाद जम्बेजी नदी की बात किया जाए तो ये विक्टोरिया जलप्रपात से करीबा बांध से निकलती हुई अफ्रीका महाद्वीप की चौथी सबसे लंबी नदी है। यदि बात किया जाए जायरे नदी तो ये नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है और ये ध्यान रखना है विषुवत रेखा को 2 बार कौन सी जायरे या कांगो नदी बोला जाता है। स्टेनली लिविंगस्टन जलप्रपात इसी पर स्थित है। लिम्पोपो नदी इसकी इम्पोर्टेंट है, ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। दक्षिण अफ्रीका के हाई ब्लेड से निकलती हुई मकर रेखा को 2 बार काट देती है। भारत की माही नदी की बात किया जाए तो ये भारत की कर्क रेखा मतलब कर्क रेखा को भारत की नदी माही 2 बार काटती है। देखो मैं 3 नदियाँ बताया, एक आपको जायरे नदी, एक लिम्पोपो और एक माही। माही कर्क रेखा को 2 बार, लिम्पोपो मकर रेखा को 2 बार, जायरे नदी ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। अब बात करते हैं राइन नदी की। तो राइन नदी यह यूरोप का व्यस्ततम आंतरिक जल परिवहन तथा कोयला नदी भी बोला जाता है। इस पर ये रॉटरडम एक स्थित है जो कि बंदरगाह है। मर्रे डार्लिंग नदी, तो मर्रे डार्लिंग नदी ये नदियाँ कोस्की पर्वत से निकलती हुई ऑस्ट्रेलिया के बड़ा नदी तंत्र में अपना जल गिरा देती हैं। डार्लिंग और मर्रे ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट सेशन में इसके आगे मैं द्वीप नदियों के किनारे स्थित नगर और तरह तरह के बातें की जाएंगे। तब तक के लिए पूरा सेशन को ध्यान से देखिए और शेयर ज़रूर करना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, शेयर करना तो ना भूलना। लाइक वाइक वाला बटन दाबिए, उससे क्या देखिए तरह तरह की आकृतियाँ भी आएगी, चेक कर लीजिए एक बार दबाकर, है ना। चलिए करने को क्या है, मन करे तो उसे शेयर करो, नहीं तो कोई बात ही नहीं।